A very good morning to students. Let's discuss about the unit 2, that is over reservoir. Okay. So what is reservoir? I think all of you must be knowing what is reservoir called as. Reservoir आपने देखे होंगे. Artificially water storing places are called as a reservoir. Artificial water storing places are called as a reservoir. ठीक है. और a large natural storage is also called as a reservoir. आप समझ लीजिए सब. It is an artificial water storing place or a natural large water storing places are called as a reservoir. ठीक है. Artificial reservoir is created. अब हम artificial reservoir की बात कर रहे हैं. Natural क्या होता है? Lakes हो गए. Lakes are called as a reservoir. बड़े ponds हो गए are called as a reservoir. ठीक है. आपने डैम बना लिया. That is an artificial reservoir. समझ रहे हो? Lake कहाँ से बना? खुद से बन गया. That is called as a natural reservoir. Pond कैसे बना? खुद से बना. So it is a natural reservoir. आर्टिफिशियल रिजर्वायर की बात करते हैं. आर्टिफिशियल रिजर्वायर इज क्रिएटेड विद द इम्पाउंडिंग और सीजिंग ऑफ रन ऑफ, यानी रन ऑफ को रोककर फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ द कैचमेंट by the construction of dam across a river. यानी रिवर के बहते पोर्शन पे जहां वो बह रहा है, हमने उसके रन ऑफ को सीज कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया by constructing a wall, जिसको हम डैम कह रहे हैं. तो वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड एट द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. जैसे कि बहता पानी है, मैंने जो रिवर में है, तो अक्रॉस अ रिवर मैंने एक डैम खड़ा कर दिया हूँ, बिकॉज ऑफ विच रिवर का फ्लो सीज हो गया और यहाँ पानी जमता चला गया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ रिजर्वायर, जो अपस्ट्रीम साइड में डैम के. ये डाउनस्ट्रीम साइड है. दिस इज द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम. ठीक है. और इधर साइड वाला यानी के वॉल के इधर साइड में अपस्ट्रीम साइड. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो अपस्ट्रीम साइड में हम पानी स्टोर कर रहे हैं किस तरीके से? बाय सीजिंग द रन ऑफ, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर. स्टोरेज इज डन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एक दो दिन में आपका डैम नहीं बन रिजर्वायर नहीं बन जाता है. आर्टिफिशियल रिजर्वायर कैसे बनता है? स्टोरेज जब हम लंबे समय तक करते हैं. तो स्टोरेज इज डन फॉर अ लॉन्ग पीरियड व्हेन द फ्लो इज इन एक्सेस ऑफ डिमांड. जब फ्लो डिमांड से ज्यादा है, जब फ्लो जो हो रहा है वो डिमांड से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो हम वो पानी को रोक ले रहे हैं. When the flow is in excess of demand for release during the lean supply period. मतलब इसलिए रोक रहे हैं ताकि हम रिलीज कर सके ड्यूरिंग द शॉर्टेज पीरियड. जब हमारा शॉर्टेज रहता है सप्लाई में, उस समय लीन सप्लाई पीरियड मतलब शॉर्टेज सप्लाई पीरियड. सो एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, ताकि उस समय भी हम जब पानी का शॉर्टेज पड़ रहा है तब भी हम मीट कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई टू द ड्रॉट. जहाँ पे सूखा पड़ गया है वहां पर वाटर सप्लाई के लिए, पावर जनरेशन के लिए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम पानी स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड. कब? व्हेन द फ्लो इज इन एक्सेस डिमांड. ठीक है. काय के लिए? फॉर द रिलीज ड्यूरिंग द शॉर्टेज पीरियड, ताकि हम मीट कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू द ड्रॉट एंड हाइडल पावर जनरेशन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं. नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ रिजर्वायर. रिजर्वायर की साइट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए? यानी हमको अगर कहीं पर डैम बनाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, ये मायने रखता है. तो सबसे पहला पॉइंट, उस जगह पे रन ऑफ तो आना चाहिए एटलीस्ट. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. द साइट शुड हैव गुड रन ऑफ फॉर द कैच फ्रॉम द कैचमेंट एरिया विथ मिनिमम पर्कुलेशन लॉसेस. वहां पे
अच्छा रन ऑफ आना चाहिए और पर्कुलेशन लॉसेस नहीं होने चाहिए उस साइड पे, उस एरिया पे, तो हम वहां पे डैम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, रन ऑफ जो आ रहा है वो अच्छा खासा आना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में बोल रहा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सिल्ट लोड। उसमें सिल्ट लोड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिवर से पानी बह रहा है उसमें गंदगी और मिट्टी और सिल्ट भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी क्लियर होना चाहिए, उसमें मिनिमम सिल्ट लोड होना चाहिए या फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सिल्ट होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। साइट शुड हैव वाटर टाइट रिजर्वायर पेरीमीटर। उसका जो एरिया है वो वाटर टाइट होना चाहिए, समझ रहे हो? उसमें पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमीन के अंदर चले जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव अ वाटर टाइट रिजर्वायर ताकि पानी वहां स्टोर रह सके अबोव द वाटर, अबोव द ग्राउंड लेवल। देयर शुड बी नो सीरियस लीकेज फ्रॉम द रिजर्वायर बेसिन, यानी कि वहां पे फॉल्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी हाई स्टीप स्लोप या हाई स्टीप साइड हिल्स टू ensure deep reservoir with maximum storage capacity and minimum surface area to have minimum evaporation losses and have lesser possibilities of weed growth। क्या मतलब है इसका? यानी साइड कैसी देख रहे हैं हम? ऐसी के बाजू में स्टीप साइड हिल्स हो, यानी कि आजू बाजू में साइड में हिल्स हो, यानी कि हम वैली देख रहे हैं। लिटरली हम क्या देख रहे हैं? वैली देख रहे हैं जिसके साइड में स्टीप हिल्स हो, ताकि पानी डीप जमा हो, ताकि जो रिजर्वायर हो फैला ना हो, लंबा फैला ना हो, वो डीप हो। डीप होने से क्या होगा? उसकी मैक्सिमम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ती रहेगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, साथ साथ में उसका मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा। उसका मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा क्योंकि आपने वाइड नहीं रखा, आपने डीप रखा है। तो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया मिनिमम एक्सपोज होगा, जिस वजह से इवेपोरेशन लॉसेस भी कम होंगे और वीड्स ग्रोथ भी नहीं होंगे क्योंकि आपने वैली हिल्स देखा है आजू बाजू, तो वीड्स ग्रोथ भी कम होगी। आई होप ये क्लियर है आप लोग को। साइट जो आप सिलेक्ट करोगे तो वो एग्रीकल्चरल एरिया से, यानी कि कमांड एरिया से करीब होनी चाहिए, ताकि आपके कैनाल की लेंथ भी ज्यादा ना हो, और कैनाल की लेंथ कम रहेंगी तो कन्वेंस लॉस भी कम रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसी जगह साइट देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आगे आपको आसानी से मिल सके और उसकी लीड्स, उसको लाना ले जाने को भी ज्यादा टाइम ना लगे, विथ मिनिमम लीड्स। ओके, ट्रिब्यूटरीज, देखिए रिवर सीधी नहीं, अकेली नहीं आती है, उसको ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ रिवर, करेक्ट? तो ट्रिब्यूटरीज जो सेडिमेंट ज्यादा से ज्यादा कैरी कर रही है, ऐसी ट्रिब्यूटरीज को हम डाइवर्ट कर देंगे, हमारे उस एरिया में आने नहीं देंगे, उसका पानी उस रिवर में ज्वाइन नहीं होने देंगे, ताकि वो डैम में सेडिमेंट्स क्रिएट करे, क्योंकि सेडिमेंट्स डैम की लाइफ खत्म कर देते हैं। जितना ज्यादा सेडिमेंट जमेगा उतनी ज्यादा हाइट पानी की जगह सेडिमेंट से ऑक्यूपाई होगी, और ऐसे केस में हम डैम को डेड मानते हैं, उसकी लाइफ खत्म हो रही है ऐसा मानते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ट्रिब्यूटरीज जिसमें सेडिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। स्टेबल फाउंडेशन फॉर द डैम शुड बी अवेलेबल। ऐसी जगह साइड देखने के आपको फाउंडेशन स्टेबल मिले वहां पर, जहां पर आप रिजर्वायर को प्रपोज कर रहे हो टू बी कंस्ट्रक्टेड, वेयर द रिजर्वायर इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड, वहां पे फाउंडेशन हमको स्टेबल मिलना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हो गया आप लोग को, हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ रिजर्वायर। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम अगर रिजर्वायर बना रहे हैं तो फॉर रिजर्वायर प्लानिंग फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड। पहला इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है तीनों भी चीजें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंजीनियरिंग सर्वे, इसको डिस्कस करते हैं हम। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होगा? आपकी इंजीनियरिंग शो करेंगे आप। अब डैम पर क्या इंजीनियरिंग शो करना है आपको? आपको डैम पर एरिया का इन्वेस्टिगेशन करना है।
एरिया और उसमें कितना पानी जमेगा, है ना। दिस इज द इंजीनियरिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एट द डैम साइट। तो क्या होगा, आप साइट कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, आपने साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया देख चुके हो उसके पहले, है ना। तो साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया ने ये बताया है कि आप ऐसी प्लेस या ऐसी साइट सिलेक्ट करोगे जहां पर आपको वैली जैसा मिल रहा है, यानी कि आप का एरिया वैली जैसा रहेगा, जहाँ पे साइड में स्टीप हिल्स रहेगी, ठीक है, और एरिया वाइड ना होते हुए डीप रहेगा। आई होप ये क्लियर था आपको। तो ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे में हम यही करेंगे कि ऐसे सिलेक्ट करेंगे एरियाज जहाँ पर हमको डेप्थ मिले और साइड में स्टीप हिल्स मिले, करेक्ट है। तो आप देखिए, ऐसे कोई सिलेक्ट कर लिया आपने एरिया, मान लो कोई एक सिलेक्ट कर लिया आपने एरिया ऐसा कुछ, तो आप वहां पे पहले कंटूर प्लान बनाओगे। आप लोगों ने सर्वे में पढ़ा है कि कंटूर प्लान कैसे बनाया जाता है, और कंटूर प्लान या कंटूर मैप आपको क्या शो करता है। कंटूर मैप shows you that at which area what is the elevation, करेक्ट। कौन से एरिया पे क्या एलिवेशन है ये आपको कंटूर मैप बताता है। आई होप ये क्लियर है आप लोग को। तो एक जनरल, मैं एक कंटूर मैप बनाया हूँ। सपोज एक साइट मैंने सिलेक्ट किया था, वहां पे कंटूर मैप बनाया मैंने, उसके मैप ने शो किया मुझे एरिया एंड एलिवेशन, करेक्ट है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि ये एक कंटूर लाइन बनी जिसका एलिवेशन 5 मीटर है। ये एक कंटूर लाइन बनी जिसका एरिया बढ़ चुका है 5 से। 5 का एरिया इतना था, 10 का एरिया इतना है, यानी यहाँ 10 मीटर हाइट पर इतना एरिया हो रहा है, 15 मीटर हाइट पर इतना एरिया कवर हो रहा है, करेक्ट। तो आपको क्या पता चल रहा है, विद द इंक्रीज इन द हाइट और विद द इंक्रीज इन द एलिवेशन द एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, करेक्ट है। और वही वैली में होता है। वैली में अगर नीचे देखोगे आप, तो आपको कम डेप्थ यानी कम एलिवेशन पर 5 मीटर समझ लो या 4 मीटर 2 मीटर समझ लो, वहां पे आपको एरिया कम मिलेगा। अब ऊपर 10 मीटर पे जाओगे एरिया बढ़ जाएगा, 15 मीटर पे जाओगे एरिया बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। एक वी शेप टाइप होता है वो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपने क्या किया, कंटूर मैप बनाया, उसे एरिया एलिवेशन कर्व बनाया। एरिया ऑन राइट हैंड साइड, एलिवेशन ऑन अपवर्ड साइड। आपने देखा कि विथ इंक्रीज इन द एरिया द एलिवेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विद द इंक्रीज इन द एरिया द एलिवेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो बस उसी का एक कर्व बना दिया, दैट कर्व इज कॉल्ड एज एरिया एलिवेशन कर्व। क्या बताता है ये एरिया एलिवेशन कर्व, आपको ये बताता है, क्योंकि आप इसमें पानी भरने वाले हो। अब ये जो एरिया रहेगा इसमें पानी भरेगा, 5 मीटर में इतना एरिया का पानी भरेगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा कि 5 मीटर तक कितना वॉल्यूम पानी भर सकता है, 10 मीटर में कितना वॉल्यूम पानी भर सकता है, 15 मीटर में कितना वॉल्यूम पानी भर सकता है, आपको इससे पता चल जाएगा विद दिस इंजीनियरिंग सर्वे। ओके, तो क्योंकि आप इस एरिया में पानी भरने वाले हो, तो ये कंटूर मैप आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि कितना एरिया। देखिए, आप पानी कितना भरोगे ये आपको हाइट पे डिपेंड करेगा, आप हाइट कितनी रखते हो कंस्ट्रक्शन डैम की, ठीक है। तो सपोज आपने अच्छी खासी हाइट रखा है और उसके हिसाब से 15 मीटर तक पानी रोक सकते हो, 15 मीटर हाइट तक पानी रोक सकते हो, और इतना एरिया सबमर्ज होगा पानी में। तो दिस इंजीनियरिंग मैप ऑल्सो टेल्स यू दैट आपको कितना एरिया फ्री चाहिए, यानी कितने एरिया में पॉपुलेशन नहीं चाहिए, आबादी नहीं चाहिए। So the contour map also indicates the land and property which would be submerged in the reservoir when filled up certain elevation, and thus ये enable करता है the estimation of compensation to be paid to the owners and the time schedule according to which they must be moved as the reservoir is gradually filled with the construction of dam। क्योंकि रिजर्वायर वो फिल हो जाएगा विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उतनी एरिया कवर कर लेगा, इसलिए कंटूर मैप आपको हेल्प करता है टू free up that free up that space and pay the compensation to the owners who are actually living there at present. So this is what the engineering survey tells us. Okay, so I hope it is clear to all of you students. Let's move to the next criteria, that is investigation, that is geological survey. Now
जियोलॉजिकल सर्वे नाम ही बताता है आपको कि इस पे आप सॉइल की सर्वे करोगे। सॉइल के सर्वे में क्या किया जाता है, बस आप क्या करोगे, सॉइल या साइट का सर्वे ऐसा बोल सकते हैं आप, कि आप जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का सर्वे कर रहे हो जियोलॉजिकल सर्वे में। तो आप क्या करोगे, एक डैम बनाना है तो आप चेक करोगे वो वाटर टाइट है या नहीं, वो जमीन वाटर टाइट है या नहीं, कि पानी रोक सके, पानी को ठहरा सके वहां पर। दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वहाँ फाउंडेशन बन सकता है या नहीं, कि फाउंडेशन बनाएंगे हम और सॉइल बहुत लूज है और वो हैंडल नहीं कर सकती है उस डैम का लोड, उस वॉल का लोड, तो वो चेक करना पड़ेगा। थर्ड, आपको ये चेक करना है वहाँ फिशर्स फॉल्ट्स वगैरह तो नहीं अवेलेबल है बेसिन में जहाँ आप पानी स्टोर करने वाले हो। ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसी है उस रीजन में, क्या वहाँ ग्राउंड वाटर है ही नहीं या बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम है तो पानी जो आप स्टोर कर रहे हो वो अंदर चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्योंकि आसपास का रीजन ड्राई है तो पानी लैटरली पर्कुलेट करेगा और कीप ऑन पर्कुलेटिंग रहेगा वर्टिकली एंड लैटरली, क्योंकि सीधा अंदर जाएगा और फिर जो सूखे एरियाज है उनको लैटरली देते जाएगा पानी। करेक्ट। तो ग्राउंड वाटर कंडीशंस भी जानना बहुत जरूरी है, एकदम सूखी जगह पे हम ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है। लोकेशन ऑफ क्वेरी साइट्स, क्या क्वेरी साइट्स जहाँ जहाँ से आप मटेरियल लेने वाले हो वो कितनी दूर है, वो आपको पता होना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड एज द जियोलॉजिकल सर्वे, जो बहुत आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सर्वे और द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नेम itself tells us that here we are going to deal with the water which we are going to store in the dam or the reservoir. तो साइट पर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या मतलब निकलता है इसका। आप साइट पर अगर डैम बनाते हो तो डैम की हाइट कितनी रखना है, ये किस पे डिपेंड करेगा। डैम की विड्थ कितनी रखना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी हाइट और कुछ भी डैम तो नहीं, कुछ भी विड्थ तो नहीं बना लोगे। जब पानी उतना आएगा ही नहीं, बेवजह आप बड़ी हाइट बना लोगे तो आपने अननेसेसरी इकोनॉमी लॉस किया है, आपने फाइनेंशियल लॉसेस किया है। ठीक है। तो आपको क्या प्लान करना है, क्या एस्टिमेट करना है, क्या सर्वे करना है, आपको ये सर्वे करना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आता है इस साइट पर फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सीजन टू सीजन कितना पानी जमा होता है इस साइट पर, या कितना पानी यहाँ से गुजरता है, आपको ये जानना जरूरी है। और साल दर साल यहाँ कितना पानी जमता है या कितना पानी यहाँ से गुजरता है, दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू बी नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, फॉर determining the height and the width of the dam. ओके। तो जिस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रन ऑफ पैटर्न उस डैम साइट पर पता होना जरूरी है ताकि आप स्टोरेज कैपेसिटी डिफाइन कर सको। आपको रन ऑफ पैटर्न पता होना चाहिए ताकि आप स्टोरेज कैपेसिटी को डिफाइन कर सको। ठीक है। आपको अगर फ्लड आता है तो फ्लड के हिसाब से डाउनस्ट्रीम साइड को प्लान करना पड़ेगा। देखो, पहला काम क्या किया आपने, अपने रन ऑफ पैटर्न जाना ताकि आपको स्टोरेज कैपेसिटी समझ में आ जाए, ताकि आप डैम की हाइट और विड्थ को डिसाइड कर सके। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन केस वहां फ्लड आता है तो फ्लड के हिसाब से डाउनस्ट्रीम एरिया भी हमारा प्लान रहना चाहिए। डाउनस्ट्रीम एरिया में क्या प्लान होना चाहिए, आपका स्पिलवे कैपेसिटी कितनी है, कितनी रखना है, यानी कि जो गेट से जब पानी बहता है तो वो एक चैनल से बहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिलवे, जो डैम के बॉडी में होता है। तो आपको स्पिलवे कैपेसिटी कितनी रखना है, स्पिलवे कैपेसिटी क्या रहेगी, वो आपको फ्लड के हिसाब से डिफाइन करना है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट are called as investigation of a reservoir for the construction of dam. Reservoir investigation of the site for the construction of reservoir. Now there is a short notes that is most frequently asked in the university examination, that is over mass curve and cost benefit ratio. Okay, so let's discuss over this one by one. Let's start with the mass curve. Now what is this mass curve? It is a very general thing, what which shows the plot of accumulated inflow from a stream against time. मतलब एक डैम कंस्ट्रक्ट किया मैंने, डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें जो पानी आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लो, एक्यूमुलेटेड इनफ्लो।
आते ही जा रहा है पानी, और जो जमा हो गया दैट इज कॉल्ड एज एन एक्यूमुलेटेड इनफ्लो विथ टाइम। पानी कहाँ से आएगा? फ्रॉम अ स्ट्रीम, फ्रॉम अ रिवर। तो द वाटर दैट इज कमिंग एंड गेटिंग इनफ्लो इन द इन द डैम, जो जमा हो रहा है डैम में दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लो। ओके, जो डैम से निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड एज आउटफ्लो। आपने डैम में जमा किया, रिजर्वायर में जमा किया, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लो। कंटिन्यूसली जमा हो रहा है दैट इज एक्यूमुलेटेड इनफ्लो। So a plot of accumulated inflow from a stream against time, यानी टाइम के साथ साथ कितना पानी जमा हो रहा है इज कॉल्ड एज अ मास कर्व। इसका ग्राफ इज कॉल्ड एज अ मास कर्व। देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है, टाइम, एक्यूमुलेटेड इनफ्लो। तो टाइम के साथ साथ ये इनफ्लो हो रहा है, ये बता रहे हैं। अब इसमें हमने कैटेगरीज बताया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताया कि किस तरीके से पानी जमा हो रहा है। इसको एक बाय एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, टाइम के साथ साथ इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कर्व थोड़ा सा स्टीप है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंट है, ये एकदम ज्यादा स्टीप हो गया, एकदम ज्यादा, यानी कि इसका एंगल बहुत ज्यादा मिल गया मुझे, है ना। और यहाँ तो एकदम ही हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ पे एक कंटिन्यूस रेट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्या मतलब निकलता है, देखते हैं। यहाँ देखिए टाइम कम लिया और इनफ्लो ज्यादा हो गया। क्या बता रहा है ये कि कम टाइम में ज्यादा पानी आ गया, है ना, यानी कि फ्लो ज्यादा था। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, सीधा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन पानी जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या बता रहा है ये कि पानी आया ही नहीं, वक्त गुजर गया, दैट इज कॉल्ड एज नो इनफ्लो। ये क्या बता रहा है, ये लाइन हो गई या ये लाइन हो गई, ये बता रही है कि टाइम के साथ साथ एक कंटिन्यूस रेट में पानी आते जा रहा है। एक कंटिन्यूस रेट है जिसके साथ पानी आ रहा है, यानी रेट बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, यानी पानी ज्यादा भी नहीं आ रहा है, कम भी नहीं आ रहा है। एक समय तक, सपोज 5 घंटे गुजर चुके हैं, 5 घंटे में एक ही रेट से पानी अंदर आते गया, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस इनफ्लो। ये क्या है, नो इनफ्लो। ये क्या है, नो इनफ्लो। नो इनफ्लो जहाँ हॉरिजॉन्टल है, जहाँ इनफ्लो का रेट ही नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखिए टाइम कितना सा गुजरा, मुख्तसर सा वक्त गुजरा, लेकिन इतना सारा इनफ्लो आ गया। ये क्या बता रहा है कि फ्लड आ गया। फ्लड के टाइम में ऐसा होता है कि वक्त जरा सा लगता है लेकिन पानी बहुत सारा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लड। आई होप आपको ये समझ गया हो। वही सब इस लाइन में लिखा हुआ है, ये लाइन में, ये लाइन में, यहाँ पे, यहाँ पे। नो कर्व ड्रॉन शोज रिलेटिवली ड्राई पीरियड, यानी कर्व बन ही नहीं रहा, वक्त गुजरता चला गया, इसको बोलते हैं हम ड्राई पीरियड। कोई कर्व ही नहीं बन रहा है, सिर्फ लाइन बनती जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राई पीरियड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जिसको हम BC रेशियो ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इट सेज, द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट। यहाँ देखिए इट इज द रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट, यानी कि बेनिफिट कितना मिल रहा है और एक्सपेंडिचर कितना रहा है, इसका रेशियो है ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल एनुअल बेनिफिट, आपको साल भर में कितना बेनिफिट मिल रहा है उस डैम से या इरिगेशन प्रोजेक्ट से, टू द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर, टू द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर। एक इंजीनियर का क्या है, इज इट इज ही इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन फॉर द कैपिटल दैट इज लाइकली टू बी इन्वेस्टेड ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट। आप एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका एक जस्टिफिकेशन इंजीनियर को देना पड़ता है, जो इंजीनियर उस पे इंचार्ज है। उसने इरिगेशन के लिए काफी सारे फैसिलिटीज या प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किया, और प्रोजेक्ट के हिसाब से उसने काफी सारी चीजें किया, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया, ठीक है, इक्विपमेंट लगाया, कंस्ट्रक्शन किया। अब जितना उसने पैसा लगा लिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, क्या इरिगेशन से उतना पैसा आ रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो टू द ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो क्या करते हैं, इन कंसिडरिंग द इकोनॉमी ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि हर जगह आपको इकोनॉमी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा ज्यादा लगा दिया और उसका अ, आवक ही नहीं हो रही है, उसका रिटर्न ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिटर्न आना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हैं हम इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट। So in considering the economy of the project, it is necessary to evaluate the outcome of the irrigation in terms of
मनी एंड एडिशनल बेनिफिट्स एंड देन कंपेयर इट विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या बोल रही है? अगर आपको इकोनॉमी निकालनी है, पता करना है कि क्या हमारा रेशियो चल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आउटकम इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इरिगेशन मैंने किया हो, ठीक है। इरिगेशन के लिए क्या क्या काम किया मैंने मैंने डैम बनाया, डैम बना के उसको बॉडी में स्पिलवे बनाया, उसके बाद उसके कैनाल्स बनाया, उसके बाद मैंने पानी को एग्रीकल्चरल फील्ड तक पहुंचाया, इरिगेशन किया, ठीक है। यहाँ तक मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब आउटकम क्या है? आपने जो इरिगेशन किया तो उससे जो फसलें उगी है, ठीक है, तो आपको पैसा कितना आ रहा है उससे, और कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो सब कितना आ रहा है, टोटल टोटल कर लो, दैट इज कॉल्ड एज द आउटकम ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इसको आप कंपेयर करोगे विद द इन्वेस्टमेंट, और फिर ये रेशियो आपको बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट जस्टिफाई हुआ या नहीं हुआ। व्हेन द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज अ जस्टिफाइड प्रोजेक्ट, व्हेन द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज मोर देन 1, यानी आपको बेनिफिट सपोज 1.25 रुपए का हुआ और आपने इन्वेस्ट 1 रुपए किया, तो 1.25 रुपए डिवाइड बाई 1 रुपए, तो आपको सवा वैल्यू मिली, 1.25, ठीक है। तो हमेशा हमारा बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए विद द इन्वेस्टमेंट, तभी हम कहेंगे द प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइड एंड इट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ लेट्स डिस्कस सम जनरल डेफिनेशंस और जनरल टर्म्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज रिजर्वायर यील्ड। रिजर्वायर यील्ड मीन्स व्हाट? इसका मतलब कि रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी है पानी रिलीज करने की, इज कॉल्ड एज अ रिजर्वायर यील्ड। सिंपल लैंग्वेज में हम कहे तो डैम एक समय पे कितना पानी रिलीज कर सकता है अपने डाउनस्ट्रीम साइड में, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्वायर यील्ड। छोटा डैम कम पानी रिलीज कर पाएगा क्योंकि उसके पार्ट्स भी छोटे छोटे हो गए। तो ऐसा है कि एक टाइम इंटरवल में छोटा डैम कम पानी रिलीज करेगा, और बड़ा डैम जिसमें बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होगी, स्पिलवेज बड़े बड़े होंगे, चैनल्स बड़े बड़े होंगे, तो वो ज्यादा पानी रिलीज कर पाएंगे। तो रिजर्वायर यील्ड इज द amount of water that can be released from a reservoir in a certain interval of time। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना पानी रिलीज हो सकता है फ्रॉम अ रिजर्वायर और फ्रॉम अ डैम इज कॉल्ड एज अ रिजर्वायर यील्ड। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मास इनफ्लो कर्व। तो व्हाट इज दिस मास इनफ्लो कर्व? आपने तो पढ़ चुके हैं मास कर्व क्या है। मास कर्व इज अ प्लॉट ऑफ accumulated inflow against time, accumulated inflow against time, ये आपने देख चुका है। Now let's come to the next one, that is demand curve। Demand curve is a plot of cumulative demand with time। मास कर्व और डिमांड कर्व में क्या फर्क है? मास कर्व बोल रहा है इनफ्लो कितना हो रहा है, डैम में पानी कितना आ रहा है विद टाइम, और डिमांड कर्व क्या बोल रहा है कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है बाहर, डैम से बाहर जहां लगता है पानी, वहां पे डिमांड कितनी है टाइम के साथ साथ। इट में बी स्ट्रेट लाइन और कर्व, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हर दिन या हर सीजन के हिसाब से, जैसे कि या हर मंथ के हिसाब से रिक्वायरमेंट सेम ही है। आज मुझे 500 क्यूमेक लग रहा है या 5000 क्यूमेक पानी लग रहा है पर मंथ, तो नेक्स्ट मंथ भी मुझे 5000 ही लग रहा है, और अगले महीने भी 5000 क्यूमेक ही पानी लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिमांड कांस्टेंट है टाइम के साथ साथ। तो इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, और डिमांड वेरी कर सकती है कि फॉर समर सीजन पानी लगा, तो सीजन गुजरा समर का तो पानी लगता चला गया। अब रेनी सीजन आया, पानी की लेवल, पानी का रिक्वायरमेंट कम हो गया। समर सीजन में फिर पानी का शॉर्टेज हो गया, सॉरी विंटर सीजन में फिर पानी का शॉर्टेज हो गया, तो फिर पानी लगता चला गया। सो इट कैन बी कर्व ऑल्सो। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को।